गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे पहले तो होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, इंटरेस्ट क्या होता है ये भी पढ़ेंगे, और इससे पहले जो टॉपिक आता है सिंपल इंटरेस्ट वो भी पढ़ेंगे। और एक चीज़ बता दूं बेटा, हमने अभी जो टॉपिक कवर किया है वो किया है परसेंटेज, और ये सारे के सारे टॉपिक परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन से रिलेटेड हैं, परसेंटेज की एप्लीकेशन से रिलेटेड हैं। यानी सारे के सारे टॉपिक्स के अंदर बस परसेंटेज का यूज है, कुछ नहीं। परसेंटेज आ गया तो यहाँ पे पकड़ बना जाओ इन टॉपिक के ऊपर। समझ आ गई बात? इसलिए मैं कह रहा था कि परसेंटेज बहुत ज़रूरी है, प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI इंस्टॉलमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है परसेंटेज। अगर परसेंटेज समझ आ गया तो आगे के टॉपिक ईजी हो जाएंगे हमारे लिए। ठीक है, तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवर्ती ब्याज। अब चीज़ ये है कि चक्रवर्ती क्या होता है और ब्याज क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले जो मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ बेटा, इससे पहले जो ब्याज आता है, एक और दो तरीके के ब्याज हैं। सिंपल इंटरेस्ट आता है, साधारण ब्याज आता है, उसके बाद जो इंटरेस्ट आया वो चक्रवर्ती ब्याज आया। ठीक है, अब इंटरेस्ट को पहले समझेंगे, ब्याज को पहले समझेंगे। तो ब्याज मैंने बताया बेटा कि जैसे हमने मतलब छोटी सी उम्र में लेन देन नहीं किया तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं इंटरेस्ट के। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि मतलब कोई मकान मालिक है, लैंडलॉर्ड है, वो लैंड अपनी रेंट पे देता है, मकान मालिक है अपना मकान किराए पे देता है, तो उसके बदले में क्या लेता है बेटा? पैसे लेता है। क्या लेता है? पैसे लेता है। और उसके पास जो एक्स्ट्रा जगह है वो देता है ना। जैसे मकान मालिक के पास एक्स्ट्रा मकान है तो किसी को किराए पे दे देगा, और वहाँ से आया हुआ रेंट क्या करेगा? वो प्राप्त करेगा, वो लेगा। समझ आ रही है बात? ये चीज़ होती है। ऐसे ही क्या होता है, लैंडलॉर्ड होता है वो अपनी लैंड रेंट पे दे देता है 1 साल 2 साल के लिए, और वहाँ से जो किराया आएगा उसको रखता है वो। मतलब अपनी चीज़ दूसरे को इस्तेमाल के लिए दे रहा है ताकि दूसरा उससे कमा के खा सके, दूसरा उससे कोई मतलब अपनी रोजी रोटी चला सके। इस तरीके से कोई भी वस्तु हम किसी को उधार देते हैं ना, अपनी वस्तु जो उसको भी प्रॉफिट देगी। ठीक है, ऐसी वस्तुएं सारी की सारी बेटा उससे प्राप्त जो पैसा हमें होता है वो एक प्रकार से इंटरेस्ट ही होता है। अब बहुत सी डेफिनेशन में कहीं पे हमने उसको रेंट बोल दिया, कहीं पे हमने उसको ठेका बोल दिया, कहीं पे हमने कुछ बोल दिया, कहीं पे हमने कुछ बोल दिया। इसी प्रकार से जब पैसा हम उधार देते हैं किसी को, जैसे मैं किसी को, मेरे पास ज़्यादा पैसा है और कोई मेरे पास पैसा लेने के लिए आ गया कि मुझे पैसा चाहिए, 2 लाख रुपये, 4 लाख रुपये, 5 लाख रुपये चाहिए हैं, तो मैं उसको उसके यूज के लिए दे रहा हूँ और वो उस पर प्रॉफिट कमाएगा। यानी उसको कुछ ना कहीं यूज में लगाएगा, उस पैसे को कोई ना कोई यूज तो उसका करेगा। उसके बदले में जो पैसे मुझे वो देगा ना, वो क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या है? अब जितने बेटा बैंक हैं, बैंक प्रणाली है जितनी, और गांव में जो इंटरेस्ट चलता है वो सारे का सारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। लेकिन जब मैं बात करूं बड़े, जब मतलब इस सतर पे आ जाते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज, फिर सर क्या हो गया कि हमने सारे सिस्टम में सिंपल इंटरेस्ट को यूज कर लिया, चक्रवर्ती ब्याज कहाँ पे यूज होगा? तो एक प्रकार से जो फाइनेंस की दुकानें हैं छोटी छोटी, मतलब आजकल जो फाइनेंस करने लग गए हैं वो लोग, या फिर जो सेठ लोग होते थे पहले, या आप भी होते हैं कई गाँव में, जो मतलब जिनके अंदर लोभ की कमी नहीं होती है, अंत लोभी जो होते हैं, ठीक है, वो इस शब्द का यूज करने लगे चक्रवर्ती ब्याज का। वो क्या करने लगे? वो टर्म देने लग गए निश्चित, कि देखो जैसे मुझे पैसे लेने हैं और मुझे ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की, तो मैं जाऊँगा किसी के पास, उसने कहा कि पैसे मिल जाएंगे, लेकिन कंडीशन है कि 1 साल के अंदर तुझे हिसाब करना पड़ेगा। अब उसको ये पता है कि ये पैसा इस जगह पे लगा रहा है, यहाँ से 1 साल के अंदर पैसा नहीं निकल सकता है वापस, और मेरे को नहीं मिल सकता है, तो वो जानबूझ के भी मुझे फंसाने की कोशिश करेगा कि चल मैं 1 लाख रुपए तुझे दे रहा हूँ, लेकिन 12 महीने बाद ये पैसा वापस लौटाना पड़ेगा तुझे। अब मैं कहूँगा ये कौन सी कंडीशन है जी? मैं पैसा लेने के लिए आया हूँ तो मैं बता दूंगा टाइम अवधि कि मैं 2 साल में दूंगा, 3 साल में, तो कहेगा नहीं भाई मेरे पास पैसा है, मैं तो 12 महीने के लिए ब्याज पे ही देता हूँ। अब जब 12 महीने बाद मुझे पैसा मिलेगा ना, मैं उस पैसे जो ब्याज आएगा मेरे पास, उस ब्याज को फिर से मैं ब्याज पे चढ़ा दूंगा, यानी उसको फिर मैं मूलधन बना दूंगा, प्रिंसिपल बना के आगे और किसी व्यक्ति को दे दूंगा। मैं तो ऐसे मेरा तो धंधा है पैसे देना ब्याज पे, ठीक है, मैं तो इस तरह से काम करता हूँ। तो वहाँ पे जब आदमी फंसता है ना बेटा, तो चक्रवर्ती ब्याज वर्ड का यूज होता है, चक्रवर्ती ब्याज वहाँ पे लगता है।
ठीक है, यानी जहाँ पे टर्म को निश्चित कर दिया जाता है। और फिर क्या करना पड़ता है हमें कि मैंने देखो ये कर लिया कि 12 महीने का मैंने कर लिया, ले लिया पैसे किसी से उधार और मैं 12 महीने में नहीं चुका पाया, तो मैं अगले के पास जाके कहूँगा कि पैसे मैं नहीं चुका पाया हूँ, तो अगला क्या कहेगा कि ठीक है, जो पैसे इंटरेस्ट के बन रहे हैं वो प्लस में जो रह गए हैं वो, यानी बकाया जो भी रह गया ना, अब सारे पे ब्याज लगेगा, अब पूरे पे क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। बकाया राशि पे ब्याज को क्या कहते हैं बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, बकाया राशि पे ब्याज पे। इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल के ऊपर भी ब्याज लगेगा और जो 1 साल के अंदर में इंटरेस्ट हो गया है उस इंटरेस्ट के ऊपर भी ब्याज लगेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। समझ आ गई बात, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और डेफिनेशन के लिए केवल याद रखोगे कि बकाया राशि पे ब्याज क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। बकाया राशि पे ब्याज क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब 2-3 टर्म इस टॉपिक के अंदर यूज होंगी बेटा, क्या क्या, एक तो प्रिंसिपल यूज होगा, एक टाइम यूज होगा, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज होगा। ठीक है, एक प्रिंसिपल, एक टाइम, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक अमाउंट, ये 4 टर्म हम यूज होंगी। तो सबसे पहले तो हम प्रिंसिपल को समझेंगे कि प्रिंसिपल क्या होता है। तो बेटा जो पैसा हम उधार लेते हैं या किसी व्यक्ति के द्वारा दी गई धनराशि किसी दूसरे व्यक्ति को क्या कहलाती है, प्रिंसिपल कहलाती है। जैसे कि मैं किसी के पास 1 लाख रुपए लेने के लिए गया हूँ, तो मेरे लिए प्रिंसिपल क्या है, 1 लाख रुपये, और जो देने वाला है उसके लिए भी प्रिंसिपल क्या है, 1 लाख रुपए है। लेकिन फिर अमाउंट क्या होता है, 1 साल के बाद कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या होता है कि 100 रुपये पर मैं इतना ब्याज दूंगा। मैंने 1 लाख लिए, 2 लाख लिए, 5 लाख लिए, 7 लाख लिए, कोई मैटर नहीं करता है। मैं 100 रुपये का मतलब वो टारगेट बना लिया जाता है, एक चीज़ फिक्स कर ली जाती है कि जितना आप पैसे लो 5 लाख रुपए। जैसे बैंक से हम लेते हैं पैसे, तो बैंक कभी भी ये नहीं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देगा जी 12% लगेगी। आपसे ये नहीं पूछेगा, अगर आपकी कैपेसिटी है 10 लाख की, तो आपको ये नहीं कहेगा कि मैं तो 2 ही लाख रुपए दूंगा। अगर आप 10 लाख रुपए की कैपेसिटी रखते हो, बैंक को ये लगता है कि ये 10 लाख रुपए चुका सकता है, तो बैंक आपको 10 लाख रुपए दे देगा 12% पे। अगर आप 50 लाख की कैपेसिटी रखते हो तो 50 लाख रुपए दे देगा। बदले में वो क्या देखता है, आपकी प्रॉपर्टी देखता है, आपकी चीज़ें देखता है कि ये चुका पाएगा कि नहीं। ठीक है, उसी रेट पे दे देगा आपको। तो वो रेट किस काम आती है, रेट इस काम आती है कि हमने 100 पे कंक्लूजन कर लिया कि 100 पे मैं 12% लूँगा। ठीक है, 12% मतलब क्या, 100 पे लूँगा। ठीक है, तो जितना अमाउंट आप ले रहे हो सब पूरे का क्या लूँगा, 12%। समझ आ गई बात, ये होता है। क्लियर है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल क्या होता है, किसी के द्वारा ली गई या दी गई उधार राशि। ठीक, अमाउंट क्या होता है, जब बेटा समय पश्चात हम ब्याज और प्रिंसिपल किसी को वापस लौटाते हैं। समय पश्चात प्रिंसिपल प्लस में ब्याज जिससे हमने लिए हैं पैसे उसको वापस लौटाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रिंसिपल, सॉरी अमाउंट कहलाता है। प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल होता है बेटा किसी के द्वारा ली गई या दी गई उधार राशि। प्रिंसिपल को हिंदी में कहते हैं बेटा मूलधन। क्या कहते हैं, मूलधन। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है कि प्रत्येक 100 पे ब्याज की गणना, प्रत्येक 100 पे। ठीक है, प्रत्येक 100 पे ब्याज की गणना, इसको हिंदी में कहते हैं बेटा दर, और इंग्लिश में कहते हैं ROI को, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ब्याज की दर। समझ आ गई बात। ये हमेशा परसेंटेज में मिलेगी आपको। किस में मिलेगी, और परसेंटेज में होने का मतलब ये होता है कि 100 पे इतना, 100 पे 2%, 100 पे 9%, 100 पे 12%। ठीक है, फिर उसके बाद टाइम। टाइम क्या होता है बेटा, समय। जितने समय के लिए आप उधार लेते हो पैसा, जितने समय के लिए आप उधार लेते हो वो क्या है, टाइम पीरियड है। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है बेटा वो है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल और प्लस में क्या बेटा, CI या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट बोल दो। प्रिंसिपल प्लस में ब्याज। ठीक है, क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। ये चीज़ें, ये टर्म हम यूज करेंगे बेटा। अब ये चीज़ सबसे पहली बात ये आती है कि प्रिंसिपल है अपना ऑलवेज जो होगा वो 100% होगा, क्योंकि मूल राशि है वो। हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे प्रिंसिपल के ऊपर करेंगे, तो 100% रहेगा कौन, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितने परसेंट रहेगा, ऑलवेज 100% रहेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बेटा बताओ।
नहीं है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू सबसे पहले तो मतलब इसको क्वेश्चन सीआई के क्वेश्चंस को करने का तरीका एक बार समझेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, इजी एग्जाम्पल अच्छे कॉन्सेप्ट, फिर अच्छे क्वेश्चंस करेंगे उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, पहले तो तरीका देखते हैं एक बार कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट को करेंगे किस प्रकार से। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बताया बेटा आपको, मैंने बताया है कि बकाया राशि पे ब्याज। तो आप प्रिंसिपल, मैं हमेशा जब कंपाउंड इंटरेस्ट कराता हूँ ना, तो इसको कराता हूँ टेबल मेथड पे। किस पे? टेबल मेथड। तो आपको याद रखना है कि जब फर्स्ट ईयर के लिए ब्याज लगेगा तो वो केवल बकाया कौन है? प्रिंसिपल है। तो केवल ब्याज किस पे लगेगा? प्रिंसिपल पे लगेगा। जब सेकंड ईयर के लिए ब्याज लगेगा बेटा, तो बकाया कौन है? एक तो प्रिंसिपल है और प्लस में क्या है, ये जो 1 साल का इंटरेस्ट बना ये भी तो बकाया है। ठीक है, तो 2 साल के लिए कितनी टेबल बनेंगी? 2। 1 साल के लिए कितनी टेबल बनेगी? 1। 1 कहाँ से आई कि पहले साल केवल ब्याज लगेगा प्रिंसिपल पे, तो 1 टेबल बनेगी। दूसरे साल ब्याज लगेगा बेटा प्रिंसिपल पे, तो लगेगा ही लगेगा, साथ में जो इंटरेस्ट हुआ है 1 साल का उस पर भी लगेगा। ठीक है, तो दूसरे साल ब्याज कहाँ पे लगेगा? प्रिंसिपल पे और प्लस में 1 साल के ब्याज पे। ठीक है, समझ आ गई बात। उसके बाद थर्ड ईयर की बात करें, 3 साल की बात करें, तो 3 साल में बेटा आपको ये चीज़ क्लियर रखनी है कि 3 साल में जो टेबल बनेंगी वो कितनी बनेंगी बेटा? 4 बनेंगी। कितनी बनेंगी? 4। 4 कैसे बनेंगी? तो बकाया धनराशि को एक बार काउंट करो। बकाया क्या है? प्रिंसिपल है, ये वाला ब्याज है, ये वाला ब्याज है, ये वाला ब्याज है। तो कितनी टेबल बकाया होगी? 1 2 3 4। तो कितनी टेबल बनेंगी नेक्स्ट ईयर के लिए? 4। यानी 3 साल के लिए कितनी टेबल बनेंगी? 4। कैसे कैसे आएंगी? पहली टेबल आएगी बेटा प्रिंसिपल से, दूसरी टेबल आएगी इससे, तीसरी टेबल आएगी इससे और चौथी टेबल आएगी इससे। समझ आ गई बात? ये होंगी 3 साल की टेबल। अब एक चीज़ ये कि सर 3 साल से ज़्यादा की टेबल, तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि हर साल टेबल दुगना होती जा रही है। क्या होती जा रही हैं? दुगना। पहले साल 1, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, यानी 4th ईयर में टेबल कितनी बनेगी? 8। अब मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा है अब तक, और जहाँ तक पूछता है वो बता रहा हूँ, 3 साल तक पूछता है बेटा। 4 साल का क्वेश्चन अब तक नहीं पूछा एग्जाम में, फिर भी 4 साल का क्वेश्चन भी करा देंगे हम। अब क्यों नहीं पूछता है वो चीज़, और क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100 की पावर टाइम होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100 की पावर टी, टाइम। अब बेटा ये टी पावर बढ़ता जाएगा तो इसकी मल्टीप्लाई भी इतने गुना बढ़ती जाएगी और इतना ही क्वेश्चन हमारे लिए मुश्किल होता जाएगा। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है ना? अब देखो, प्रिंसिपल के साथ अगर कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में लगाऊं तो उसकी कुछ ना कुछ यहाँ पे रिजल्ट बनेगा, उस रिजल्ट की प्रिंसिपल के साथ मल्टीप्लाई 1 बार करनी, फिर 2 बार करनी, फिर 3 बार करनी, और फिर 4 बार आ गए तो और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। अब जैसे कि एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, देखो एक बार मैंने ये कहा कि प्रिंसिपल है 10,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और डिवाइड बाई क्या हो गया? 100, और टाइम है 2 ईयर। ठीक है, ये निकालना है। तो हमने देखा 10,000 और इनटू में हो जाएगा बेटा 100 से, मतलब एलसीएम कितना आएगा? 100। तो ये 100 और प्लस में क्या? 210 डिवाइड बाई कितना? 100। अब 210 बटा 100 की पावर 2 होगी, तो 210 बटा 210 बटा 100 एक बार और आ जाएगा, 2 बार आएगा 210 बटा 100, 210 बटा 100, 210 बटा 100, 2 बार आएगा, पावर 2 है। तो अब इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे तो अभी इतनी मुश्किल लग रही है, 3 बार आ गई तो और मुश्किल हो जाएगी, 4 बार आ गई तो और उससे मुश्किल हो जाएगी। ठीक है ना? तो कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, इसलिए टाइम मैक्सिमम अब तक पूछा है बेटा 3 साल का। तो हम केवल 3 साल तक के कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं अभी, और 3 साल तक के ही कॉन्सेप्ट को करेंगे। समझ आ गई बात? क्यों करेंगे ये बात भी क्लियर होगी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस के एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ आपको इसी कॉन्सेप्ट बेस पे, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे। फिर से एक बात समझा दूँ एक बार टेबल। ठीक है, एक बार फिर से समझो। देखो, मैंने ये कहा है कि प्रिंसिपल जब कुछ भी है तो 1 साल के लिए टेबल बनेगी अपने पास 1 टेबल, 1 साल के लिए टेबल बनेगी 1, 2 साल के लिए टेबल बनेगी बेटा 2, और कहाँ से बनेगी? एक यहाँ से और एक यहाँ से, और 3 साल के लिए टेबल बनेगी बेटा कितनी? 4, 1 2 3 4। पहले प्रिंसिपल से, दूसरी इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से,
सॉरी हाँ इससे इंटरेस्ट से, तीसरी इस इंटरेस्ट से, तीसरी इस इंटरेस्ट से और चौथी इस इंटरेस्ट से। समझ आ गई बात? चारों टेबल से नई 4 टेबल बन जाएंगे। समझ आ गई बात? अब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आप पाएंगे बेटा कि हर साल आपको केवल एक नई टेबल निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चंस को सोल्व करोगे तो आप ये पाओगे कि हर साल हमें केवल नेक्स्ट नई एक टेबल निकालनी पड़ेगी, नेक्स्ट ईयर के लिए केवल एक नई टेबल निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से क्वेश्चन को देखते हैं। देखो एक बार मैंने कहा कि वही क्वेश्चन 10,000 प्रिंसिपल है बेटा 10,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। मैंने कहा फाइंड CI ऑफ 2 ईयर, फाइंड CI ऑफ 2 ईयर। तो 2 साल का CI ज्ञात करो। तो पहले साल के लिए टेबल कितनी बनेगी? 1। दूसरे साल के लिए टेबल कितनी बनेगी बेटा? 2। इसका 10% कितना? 1,000 और इसका 10% यहाँ पे आएगा 1,000 और इसका 10% यहाँ पे आएगा तो कितना? 100। तो जुड़ जाएगा बेटा 2,000, कितना हो जाएगा? 2,100 रुपीज आंसर। ठीक है, ये क्या आ गया अपने पास? कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर। अगर पूछ ले फाइंड अमाउंट आफ्टर 2 ईयर तो 2100 किस में जोड़ दोगे? 10,000 में जोड़ दोगे। समझ आ गई है बात? कर दोगे पक्का कन्फर्म? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं? अच्छा, अभी इसी क्वेश्चन को 3 ईयर के लिए देख लेते हैं, 3 ईयर के लिए देख लेते हैं, 3 साल के लिए। अब 1 साल के लिए टेबल कितनी बेटा? 1। 2 साल के लिए टेबल कितनी? 2 और 3 साल के लिए टेबल कितनी? 4। अब मैंने देखा पहली जो टेबल आनी है वो प्रिंसिपल से आनी है, इसका 10% लगेगा 10,000 के ऊपर तो कितना आएगा बेटा? 1,000। इस पे 10% लगेगा तो कितना आएगा? इस पे 10% लगेगा तो इस पे 10,000 पे 10% लगेगा तो 1,000। इस पे 10% कितना? ये रहा 100। इस पे भी 1 लगेगा तो 100 और इस पे 10% लगेगा तो 10। अब इसको जोड़ दो 3,000, इसको जोड़ दो 300 और ये 10, 3,310 रुपये आंसर। यानी 3 साल का जो CI रहेगा वो कितना रहेगा? 3,310 रुपये रहेगा। समझ आई है बात? क्लियर है? नेक्स्ट चलें आगे। ठीक, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा कि प्रिंसिपल है बेटा 5,000 रुपीज। कितना है? 5,000 रुपीज और रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% है। फाइंड CI ऑफ 2 ईयर, फाइंड CI ऑफ 2 ईयर। तो जब 2 ईयर की CI निकालेंगे तो बेटा पहले साल के लिए टेबल कितनी? 1 और 5,000 का 10% कितना होता है बेटा? 500। तो पहली टेबल पे कितना आ जाएगा? 500। 2 साल के लिए टेबल कितनी बनेगी बेटा? 2। पहले 5,000 का 10% कितना? 500 और अब 500 का 10% कितना? 500 सॉरी 50। 1,000 और 50 कितना? 1,050 रुपये आंसर। ठीक है, अब कह दे कि आप बताओ 3 साल का CI। सेम क्वेश्चन में फाइंड CI ऑफ 2 ईयर। इफ प्रिंसिपल इज 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, फाइंड CI ऑफ 3 ईयर। तो पहली साल के लिए टेबल कितनी बनेगी बेटा? 1। दूसरे साल के लिए टेबल कितनी बनेगी? 2। तीसरी साल के लिए टेबल कितनी बनेगी बेटा? 4। ठीक है, अब इसका 10% कितना बेटा? 5,000 का 500। अब फिर से इस पे निकालना पड़ेगा तो ये 500 आएगा। अब इसका 10% कितना? 50। अब इसका 10 सबसे पहले इसका 10% निकालना है। इसका 10% आएगा यहाँ पे कितना? 500। अब इसका 10% कितना? इसका 10% कितना? इसका 10% कितना? अब इनको जोड़ देंगे तो 1,500, 1,600, 1,655 आंसर आ जाएगा कितना? 1,655 रुपये। समझ आई है बात? कोई दिक्कत है? टेबल समझ आनी चाहिए कहाँ से आ रही है। टेबल आपको क्लियर होनी चाहिए कहाँ से आ रही है। एक बार मैं टेबल फिर से बता रहा हूँ कि कहाँ से कौन सी टेबल आती है बेटा। देखो एक बार फिर से 3 साल की जो टेबल लगा रहे हैं हम वो बता दे रहा हूँ कि कौन सी टेबल कहाँ से आ रही है। मैंने कहा कि 5,000 रुपीज़ है और 3 साल का आपको 10% से CI बताना है। तो पहले साल जो इंटरेस्ट लगेगा ना बेटा उसके लिए बकाया हमारे पास केवल एक धनराशि है, वो है 5,000 रुपये। क्या है? 5,000। तो हमारे लिए बकाया 1 है तो टेबल भी कितनी बनेगी? 1। यानी केवल किस पे ब्याज लगेगा? 5,000 पे। 5,000 पे 10% लगा तो कितना मिला? 500। ठीक।
अब उसके बाद सेकंड ईयर पे गए, उस सेकंड ईयर पे मैंने देखा कि बकाया क्या क्या है मेरे पास, बकाया 5000 है और बकाया 500, तो ब्याज 5000 पे भी लगेगा और ब्याज 500 पे भी लगेगा, ब्याज 5000 पे भी लगेगा और ब्याज 500 पे भी लगेगा। जब 5000 पे ब्याज लगेगा तो कितना लगेगा 10%, 5000 का 10% कितना बेटा 500, और 500 का 10% कितना बेटा 50। ये इस प्रकार से दो टेबल आई, समझ आई है बात। अब उसके बाद थर्ड ईयर की बात करें तो तीसरी साल में देखूंगा कि बकाया मेरे पास क्या क्या है, 5000 है, ये 500 भी बकाया है, ये 500 भी बकाया है और ये 50 भी बकाया है, यानी इन चारों पे क्या लगेगा ब्याज लगेगा। अब इस पे 10% लगेगा तो इस पे 10% लगेगा तो कितना बेटा 500, अब इस पे 10% लगेगा तो कितना 50, इस पे 10% लगेगा तो 50, इस पे 10% लगेगा तो 5। अब किसी के मन में ये भी डाउट है क्या जी इस पे भी 10% लगा दो, नहीं है, ये तो थर्ड ईयर की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं तीसरे साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बकाया क्या है 2 साल पहले का हिसाब है, ठीक है, समझ आ रही है ना बात। अब इसको जोड़ देंगे तो 1500, 1600, 1655, आंसर आ जाएगा कितना 1655। समझ आ गई है बात, क्लियर है, टेबल समझ आ रही है पक्का, ठीक है। अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, टेबल अच्छे से समझ आ जाएगी, दिक्कत मत मानो, हर क्वेश्चन में बताऊंगा कि टेबल कहाँ से आई, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल ठीक ठाक से ले लेते हैं, ठीक है, शुरुआत करते हैं। लिखना चाहो तो लिख लो। इफ प्रिंसिपल इज 60,000 रुपीज, इफ प्रिंसिपल इज 60,000 रुपीज एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाँ कोई दिक्कत नहीं, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, फाइंड CI ऑफ 2 ईयर, फाइंड CI ऑफ 2 ईयर, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखो उसने कहा प्रिंसिपल कितना है बेटा 60,000 है, 60,000 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कहा है 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बेटा 10%, हमें बताना है CI 2 ईयर का। तो फर्स्ट ईयर के लिए जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा 60,000 पे, और 60,000 का 10% हमें पता कितना है 6,000 रुपये। अब दूसरे साल के लिए जो ब्याज लगेगा वो इस पे तो लगेगा ही लगेगा, और इसका 10% हमने निकाल रखा है कितना है 6,000, अब इस पे भी ब्याज लगेगा। 6,000 का 10% कितना बेटा 600, इसको जोड़ देंगे तो 12,000 कितना हो जाएगा 600, 12,600 रुपये क्या आ जाएगा आंसर। समझ आ गई बात, ये CI ऑफ 2 ईयर आ गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का आ गया है, समझ आ गई है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। If principal is 90,000, if principal is 90,000, if principal is 90,000, लिखो if principal is 90,000, if principal is 90,000, then find CI of 3 year, then find CI of 3 year if rate of interest is 5%, if rate of interest is 5%, CI of 3 year, find CI if rate of interest is 5%, find CI of 3 year if rate of interest is 5%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखो एक बार, मैं करा देता हूँ। देखो एक बार, मैंने कहा कि प्रिंसिपल अपने पास कितना है बेटा 90,000 है, कितना है 90,000, 90,000 प्रिंसिपल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा 5% है। हमें CI बताना है 3 साल का, तो पहले साल के लिए टेबल कितनी बनेगी 1, क्योंकि बकाया क्या है केवल प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल है 9,000, इसका 5% निकालोगे 10% कितना बेटा 9,000, और 5% कितना हो जाएगा 4,500, कितना हो जाएगा 4500। सेकेंड ईयर के लिए फिर से टेबल कितनी बनेगी बेटा 2 बनेंगी, पहली प्रिंसिपल के लिए दूसरी इसके लिए। तो इसका 5% हमने निकाल रखा है कितना है 4500, इसका 5% निकालना है तो इसका 5% कितना आएगा 10% 450, 5% कितना 225,
अब तीसरे साल के लिए, थर्ड ईयर के लिए पहले लगेगा प्रिंसिपल पे, तो प्रिंसिपल का 5% मुझे पता है 4500, फिर लगेगा इस पे, इसका भी मुझे पता है 5% 225, फिर लगेगा इस पे, इसका भी 5% पता है मुझे 225, अब इस पे 5% लगेगा, तो इसका 5% लगेगा, तो 10% कितना 22.5। अब 22 का हाफ कितना होता है बेटा 11, और 0.5 का हाफ कितना होता है 0.25, तो ये हो जाएगा 11.25। अब इसको जोड़ देंगे 4500 4500 4500 3 बार, 4500 4500 9000 और 4500 13,500 हो गया। कितना हो गया 13,500। अब 225 कितना हो गया 450 और 225 कितना 675, ये हो गया 675। इसमें जोड़ना हमें 11.25, ये जोड़ दो 0.25 6 8 6 और 5 11 1 4 1 14,586 रुपये 25 पैसे, 14,586 रुपये 25 पैसे। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। किसी को कोई डाउट है? पक्का कर दोगे आप? ठीक, तो एक और क्वेश्चन लिखो। 11। अच्छा, ये आएगा 6 5 11, कैरी 1 3 और 1 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला 11 ही था, लिखा गया है, अच्छा गलती। देखो, ई प्रिंसिपल इज 1250 रुपीज, ई प्रिंसिपल इज 1250 रुपीज 1250, and rate of interest is 8%, and rate of interest is 8%. Then find difference between CI of second year and third year. Find difference between CI of second year and third year. तीसरे साल और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो। Find difference between CI of third year and second year. लिख लिया है? करें क्वेश्चन, चलो। मैंने कहा कि प्रिंसिपल कितना है बेटा 1250 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 8% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 8%। हमें बताना क्या है कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। देखो एक बात, 1250 का 8% निकालेंगे तो 10% है कितना 125, और 1% है 12.5। 12.5 अट्ठे करोगे 12 अट्ठे 96 होता है, 8 पंजे 40 96 और 4 होता है 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 100। यहाँ पे भी कितना आएगा 1250 का 8%, 100 का 8% कितना होता है बेटा 8। 100 का कितना भी परसेंट निकालना पड़े वही नंबर होता है। ठीक है, और 1250 125 इन नंबर को याद रखो। 1250 का 8% कितना होता है 100। समझ आ गई बात? पक्का। और 125 का 8% पूछ ले तो कितना होता है 10। कितना होता है 10। ये नंबर याद रखने। ठीक है, और वैसे भी कर लोगे कि 1% 12.5। अब इसका निकालना है हमें 8%, तो 12 अट्ठे हो गया 96 और 8 पंजे कितना 40। 40 में 4.0 लगेगा और 96 पूरा नंबर है, 96 और 4 होता है 100, तो 100 हो गया है। ठीक है, फर्स्ट ईयर 100, सेकेंड ईयर 100 और 8। ये अब थर्ड ईयर जब लगेंगे टेबल 4 तो किस पे ब्याज लगेगा? प्रिंसिपल पे लगेगा। कितना 100, इस 100 पे लगेगा 8, इस 100 पे लगेगा 8 और इसका 8%, 8 का 8% होता है 0.64। नंबर का वही परसेंट पूछे, यानी 3 का 3% बताओ और 4 का 4% बताओ।
5 का 5% बताओ, 6 का 6% बताओ। तो 2 डिजिट छोड़ के डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 2 डिजिट छोड़ के क्या लगा दो, डेसिमल। तो 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 64, और 2 डिजिट हो गए हैं तो डेसिमल लगा दो, 0.64। अब सबको जोड़ देंगे तो ये कितना, सॉरी उसने CI नहीं पूछा है, उसने पूछा है डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर एंड 3 ईयर, CI ऑफ सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। ठीक है, तो ये कितना होगा, सेकंड ईयर में 108 रुपये और थर्ड ईयर में कितना होगा 108, और ये 108 से 108 तो कैंसिल हो गया, अब बचा कितना 8.64। तो डिफरेंस कितना है 8 रुपये 64 पैसे का। ठीक है, डिफरेंस कितना आ गया 8 रुपये 64 पैसे। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया क्या या 5? ठीक है, तो कर लोगी इस तरह के क्वेश्चन। तो कल बेटा सेकंड 2 साल का ब्याज कोई भी नंबर का, 3 साल का ब्याज किसी भी प्रिंसिपल का, ठीक है, सीधा निकाल के देखोगे, उसके बाद कल कॉन्सेप्ट चेंज कर देंगे। ठीक है, टेबल सबको समझ आई होगी किस प्रकार से टेबल आ रही है। ठीक है, पहले साल के लिए एक टेबल केवल प्रिंसिपल पे लगेगी, दूसरे साल के लिए 2 टेबल प्रिंसिपल पे भी लगेगी, प्लस में बची हुई राशि पे लगेगी। तीसरी साल फिर प्रिंसिपल पे लगेगी, प्लस में ये बचा है इस पे लगेगी, ये बचा है इस पे लगेगी, ये बचा है इस पे लगेगी। थर्ड ईयर के लिए 4 टेबल। ठीक है, तो टेबल को समझना है कल और बेसिक क्वेश्चंस को करके देखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।